तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो आंसर होगा रेऊ सांबा। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। तो इस योजना के तहत सांबा देश का पहला जिला बन गया है जहां 100% परिवारों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। और ये रेऊ सांबा, ये सांबा कहाँ है रे? ये जम्मू कश्मीर का जिला है सांबा, याद रखना। और इस जिले के सभी परिवारों के पास अब आयुष्मान गोल्डन कार्ड आ चुका है। मतलब जो भी परिवार इस योजना में जुड़ जाता है तो उसके पास एक आयुष्मान गोल्डन कार्ड होता है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि उड़ीसा का बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना अभी, तो गंजाम जिला। भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला जिला कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा है। अभी पहला 100% एलपीजी वाला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश बना था। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत अभी कौन सी बनी थी, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? डल झील में। और ये डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और डल झील में अभी एक बैंक ने अपना तैरता हुआ एटीएम भी स्थापित किया था, उस बैंक का नाम बताइए। और अब इस डल झील की साफ सफाई के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने अथवास पहल भी शुरू की थी, तो वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष उपग्रहों के खिलाफ मिसाइल परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका अंतरिक्ष उपग्रहों के खिलाफ मिसाइल परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अच्छा बताओ, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? आप जानते हो कमला हैरिस है, जो कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद की अध्यक्षता करती है। उन्होंने ये घोषणा की है कि इस तरह के परीक्षणों से बनाया गया मलबा अंतरिक्ष यात्रियों और उपग्रहों की सुरक्षा के लिए खतरा है। और वैसे आपको बता दूं, अमेरिका हो गया, चाइना, रशिया, भारत और भी कई देश हो गए जिन्होंने इस तरह के परीक्षण किए हैं और अंतरिक्ष में मलबा पैदा किया है। और देखो, अमेरिका की बात है तो एक दो नाम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में रहे, वो याद रखना। एक तो नाम याद रखना, माया एंजेलो का। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम, तो आंसर होगा माया एंजेलो। और इनके साथ कौन सा पक्षी था उस सिक्के पे? बाज, ये भी याद रख लो। उसके अलावा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। और अभी अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? एमी बॉरनश्मिट। याद रखना ये नाम। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा पूर्णिया, बिहार में। तो पहला तो आप ये याद रखेंगे कि ये देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट है जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पूर्णिया, बिहार में किया गया। और इसका अभी उद्घाटन किया बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो यहाँ पे रोजाना 65,000 लीटर की क्षमता से इथेनॉल का उत्पादन होगा। और इसको बनाने में कितनी लागत आई है? 105 करोड़ रुपए। यहाँ पे ईंधन के रूप में चावल की भूसी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो फिर आंसर होगा असम में। और पूछा जाए कि भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो हाई एश कोल गैसिफिकेशन प्लांट, ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और आपको याद होगा, अभी साउथ कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र ने देशी और लुप्त प्राय जानवरों, फसलों और समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए अगले 5 सालों में 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
ये परियोजना जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो सिंपल सा याद रखेंगे, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए किस शहर ने देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा मुंबई। और अभी अप्रैल में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, मुंबई में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ये कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में किया गया। उसके अलावा बताओ मुझे आप कि भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यानी कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवाणी, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, गुजरात में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर तो आप ही को देना है कि झारखंड का कि किस राज्य का है जामताड़ा जिला, जो कि देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। बताओ किस राज्य का है जामताड़ा जिला। बढ़ते आगे। अच्छा चलिए बताइए, दुनिया की सबसे उम्र दराज व्यक्ति अभी कौन बन गई, तो आंसर होगा सिस्टर आंद्रे। आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा जापान के काने तनाका का भी निधन हो गया, जो कि दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी। 119 वर्ष उनकी उम्र थी, लेकिन उनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया। तो अब उनके बाद 118 वर्ष की ये फ्रांसीसी नन है सिस्टर आंद्रे। अब यह आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गई हैं। चलो मुझे बताओ, यूनिसेफ की अभी नए प्रमुख कौन बनी थी, कैथरीन रसेल। और यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अभी किसे चुना गया, तो नौरा अल मतरोशी को। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन बने, झांग मिंग बने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत बनाएगा, तो आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने कहा कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा। और अभी मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा असम में। चलो बताओ, अभी जापान ने किस नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी, तो आंसर होगा हाइबरी। और हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया गया, लद्दाख में। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चला करेंगी। और आपको याद होगा गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की। कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश में। और अभी दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, ये कहाँ पे लॉन्च की गई, दुबई में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। तो अब आपको बताना है, अभी हाल ही में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जिसका नाम है अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट, ये कहाँ पे बनाया गया, तो आंसर होगा इंग्लैंड में। तो याद रखना, ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जहां से उड़ान भरेंगी जो आपकी फ्लाइंग टैक्सीज होंगी, फ्लाइंग कार्स होंगी वो। और इस एयरपोर्ट को वर्टीपोर्ट नाम दिया गया। तो जिस तरह से कारों के लिए सड़कें होती है, ट्रेनों के लिए पटरियां होती है, प्लेन के लिए एयरपोर्ट्स होते हैं, उसी तरह से फ्लाइंग कार या टैक्सीज उनके लिए ये वर्टीपोर्ट होंगे। वर्टीपोर्ट क्यों नाम रखा गया इसका, क्योंकि यहाँ पे रनवे नहीं होता है। जो फ्लाइंग कार्स होती है वो वर्टिकली उड़ती है और वर्टिकली वापस उतरती है, इसीलिए इसे वर्टिकल एयरपोर्ट कहते हैं, या एक शब्द में कहे तो वर्टीपोर्ट। तो आप तो सिंपल सा याद रखेंगे, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जिसको नाम दिया अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट, ये कहाँ पे बनाया गया, तो आंसर होगा इंग्लैंड में। चलिए एक आध और प्रश्न आपसे पूछते हैं, भी करंट अफेयर्स के रिवीजन हो जाएगा आपका। पहले तो ये बताओ कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली सिस्टम है जिसका नाम है गगन, इसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन अभी कौन सी बनी थी, इंडिगो एयरलाइन। और आपको याद होगा अभी कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी, तो आंसर होगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। अच्छा, एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बने, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन। और विंग्स इंडिया 2022 भी याद रखना, ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था जो कि अभी हुआ था ये बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में। और अभी आपको याद होगा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की थी और उसमें टॉप पे था US का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा, बढ़ते आगे।
चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टेच्यू बन करके तैयार हुई है? तो आंसर होगा ब्राजील में। तो वैसे तो आपको पता होगा, जो सेवन वंडर्स में एक स्टेच्यू है ब्राजील की है, वो उसका नाम है क्राइस्ट द रेडेमर। ये रियो ब्राजील में आपको मिलेगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? वैसे 38 मीटर है। तो अब इससे भी बड़ी ऐसी ही एक प्रतिमा बनाई गई है ब्राजील में ही, जिसकी ऊंचाई इससे 5 मीटर ज्यादा है, 43 मीटर है, और उस स्टेचू को नाम दिया गया क्राइस्ट द प्रोटेक्टर। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा है कि किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टेचू, क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह की बात कर रहे हैं, उनकी स्टेचू बनकर के तैयार हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी है ये, ब्राजील में ही, जिसकी याद रखना हाइट कितनी है, 43 मीटर है। और ब्राजील से अभी आपको याद भी होगा, 2-3 प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में ही पढ़े थे इसी साल। एक तो ब्राजील का लैंडस्केप गार्डन है जिसको कहते हैं सिटियो बर्ल मार्क्स, उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया। उसके अलावा अभी मई महीने में 24वें डेफ ओलंपिक्स जो खेल हैं ये ब्राजील में ही हुए। डेफ ओलंपिक्स को आप तोड़िए, डेफ ओलंपिक्स आप बोल दीजिए। डेफ मतलब बधिर, जो बधिर लोग होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ओलंपिक्स में तो नॉर्मल जो लोग होते हैं, नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं। पैरालंपिक्स होते हैं, पैरालंपिक्स मतलब पैरा प्लस ओलंपिक्स, उसमें जो पैरा एथलीट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है डेफ ओलंपिक्स की। जो डेफ पर्सन हो गए, जो बधिर एथलीट हो गए, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 24वां है ये डेफ ओलंपिक्स। और जिस तरह से ओलंपिक होते हैं ना, विंटर वाले समर वाले, उसी तरह से ये भी है, समर वाला और विंटर वाला। तो इस बार ये है समर वाला, ये ब्राजील में हुआ। अगले साल होगा विंटर वाला 2023 में। वो कहाँ पे होगा? ये भी अच्छा प्रश्न है। वो कनाडा में होगा। चलो आप तो ये बताओ, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ब्राजील में ही होता है। और ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहा जाता है। वैसे ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है और करेंसी ब्राजीलियन रियल है। और प्रेसिडेंट कौन है? जेयर बोल्सोनारो। और ब्राजील विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से 2 रेखाएं निकलती है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी ध्यान रख लीजिए आप, स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा आपका। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम के डिब्रूगढ़ जिले में, कहां पे? डिब्रूगढ़ जिले में बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया। और ये पूरे पूर्वोत्तर में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा है, तो इसको याद रखिएगा। और इस एम्बुलेंस को अहमदाबाद से लाया गया। और पशुओं से 2-3 दिन मैंने आपको याद करवाए थे, डेज आपको याद करवाए थे। एक तो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, आप सभी को याद होगा, 3 मार्च को मनाया जाता है। अभी विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया था, वर्ल्ड वेटरनरी डे, ये अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है, ये याद रखना। और एक विश्व कृषि पशु दिवस भी होता है, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स, वो 2 अक्टूबर को होता है। एक और होता है वर्ल्ड एनिमल डे, ये होता है 4 अक्टूबर को। और एक और होता है विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस, ये 24 अप्रैल को मनाया। चलो आप तो ये बताओ, भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क कहाँ पे स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू हुई थी? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ पे? चेन्नई में। और देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ पे खुला जाएगा? तो मेरठ में। लेकिन याद रखना, अभी कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु वॉर रूम शुरू किया था। चलो एक प्रश्न आपसे हो जाए, बताओ अभी किसने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? तो फिर आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो याद रखना, इक्वेडोर बना था, जिसका कैपिटल होता है क्विटो। प्रेसिडेंट है गुइलर्मो लासो। याद रखना, ये भैया सारे पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? तो आंसर होगा नियो बैंक ओपन। तो वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है ओपन, जिसका अभी मूल्यांकन $1 अरब के पार कर गया है। और इसी के साथ ये देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न कंपनी आपको बताया ना किसे कहते हैं? जिसका मार्केट कैपिटल $1 अरब से ज्यादा होता है, $1 बिलियन से ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, ओपन ये एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म है जो छोटे व्यवसाय को उपकरण प्रदान करता है और उसे चालू खाते के साथ एकीकृत करता है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। किसने की थी? अनीश और माबेल चाको ने की थी इसकी स्थापना। अच्छा,
यूनिकॉर्न से आपको याद आएगा, कुछ समय पहले एक रैंकिंग आई थी, उसमें बताया था कि जो भारत है वो यूके को पछाड़ करके यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा देश बन गया है। पहले पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है। अच्छा, ये तो 100वां यूनिकॉर्न बना है। पहला यूनिकॉर्न कौन सा बना था भारत का? तो मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है इनमोबी, 2011 में ये हमारा पहला यूनिकॉर्न बना था। और अगर प्रश्न आए आपसे कि भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न अभी कौन सा बना, तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग बना है। अच्छा, इसी तरह से आप याद रखिएगा, 100वीं स्मार्ट सिटी भारत की कौन सी है? शिलोंग है, जो कि मेघालय की कैपिटल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। तो ये चीजें भी याद रखिएगा, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस देश को सम्मानित देश यानी कि कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया? तो आंसर होगा भारत। आपको पता है कान फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे होते हैं? फ्रांस में। इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है? 75वां, 75 नंबर का। और अभी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा कि अभी किस भारतीय एक्ट्रेस को इसमें जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, तो फिर आपने आंसर करा था दीपिका पादुकोण। और अभी इस कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर सम्मान मिला है, और वो देश कौन सा है? भारत है। ये भारत देश है मेरा, ये सम्मान पहली बार दिया गया और पहली बार ही हमें मिल गया। बड़े गर्व की बात है ना? गर्व की बात। तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। चलो आप मुझे बताओ, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ था? लेह लद्दाख में हुआ था। और आप तो ये बता दो, इस बार जो ऑस्कर हुए थे 2022 में कौन से नंबर के थे? तो याद रखना 94 नंबर के थे। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था कोडा मूवी को। बेस्ट एक्टर रहे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका कैस्टेन द आई ऑफ टेमी फे नाम की मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपेन रही द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और अगर आपसे पूछे कि ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने, तो आंसर होगा ट्रॉय कॉटसर। कोडा मूवी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था इन्हें। और एक और प्रश्न बनेगा यहाँ से कि ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बने, तो आंसर होगा रिज अहमद। इनकी शॉर्ट फिल्म है द लॉन्ग गुड बॉय, उसके लिए मिला इनको ऑस्कर सम्मान। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज हैदराबाद में भारत की अपनी तरह की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुशल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी को शामिल करना और उसे बढ़ावा देना। अच्छा, हैदराबाद से याद आया होगा अभी आपको, एक तो हैदराबाद हो गया, इसके अलावा एक कौन सा शहर है जिसे 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अभी चुना गया था? अभी आपको याद होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में ही एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर को स्थापित किया था। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। और जो माइक्रोसॉफ्ट है ये हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी स्थापित करेगा। और स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की बात करें तो इसे स्थापित किया गया है हैदराबाद में। संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। याद रखना, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में स्टैच्यू है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? ये भी खुला है हैदराबाद में। और एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए रहेगा, किस नदी के किनारे स्थित है बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो याद रखना, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये कहाँ पे स्थापित होगी? उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसे इंग्लिश में कहेंगे ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी यानी कि ट्राई होब। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, ये आदिवासी आबादी के स्वास्थ्य संबंधी डेटा को कलेक्ट करने का काम करेगा। चलिए आप बताइए, भारत का अभी पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा असम में। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में। अगर आपसे पूछे कि देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ पे उद्घाटन हुआ इसका? पूर्णिया बिहार में। और जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र बना। और अगर पूछा जाए
कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना? ये बना है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। अरे ओ सांबा, याद आया? बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल। अच्छा, अब आप लोग ही बता दो, ये एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी मनीला, फिलीपींस में, जिसमें हमारी शटलर जो है पीवी सिंधु, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया? जापान के अकाने यागामुची को हराया। और आपको बता दूं, वैसे ही इस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का ये दूसरा पदक है, क्योंकि इससे पहले भी सन 2014 में जो एशियन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुए थे उसमें भी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। वैसे पीवी सिंधु से कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ था उसमें भी इन्होंने ब्रोंज जीता था। उसके अलावा आपको याद होगा सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जो कि लखनऊ में हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। और उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? किसी ने भी नहीं, मैच नहीं हुआ था क्योंकि खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे। उसके अलावा स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का टाइटल भी पीवी सिंधु ने जीता। और पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक भी आई थी अभी, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। क्या बता सकते हो इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा वी कृष्ण स्वामी ने। याद रखना ये चीज़ें। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो आंसर होगा हर्षदा शरद गरुड़। तो अभी हर्षदा शरद गरुड़ ये जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी? ग्रीस में। तो ये मात्र 16 साल की है हर्षदा शरद गरुड़। अभी इन्होंने 45 किलोग्राम कैटेगरी में 153 किलोग्राम का भार उठाया और इस प्रकार इन्होंने गोल्ड जीता। वैसे इस तरह से ये मीराबाई चानू और अचिंता शेवली के बाद जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं, लेकिन गोल्ड जीतने वाली तो पहली है। पदक उन्होंने भी जीते थे लेकिन गोल्ड इन्होंने जीता है। बाकी तस्नीम मीर का नाम आपको याद होगा, ये गुजरात की है, अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी है ये। अच्छा, कोमल कोहर के बारे में आपने सुना होगा, ये वेटलिफ्टर है। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था, कहाँ पे? कर्नाटक के बंगलुरु में, उसमें पहला गोल्ड इन्होंने ही जीता था और नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा था 45 किलोग्राम कैटेगरी में। बाकी वेटलिफ्टिंग में एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, कर्नम मल्लेश्वरी का। ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली पहली महिला यही थी। तो ये सब नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में पहले केरल ओलंपिक खेल ये कहाँ पे शुरू हुए? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। तो पहली बार हो रहे हैं ये केरल ओलंपिक गेम्स। और अभी ये कहाँ पे शुरू हुए हैं? केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। अभी 30 अप्रैल को शुरू हुए और ये कब से कब तक हुए? 30 अप्रैल से 10 मई तक। और यहाँ पर जो बॉक्सर है MC मैरी कॉम, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, एक और पॉइंट बनेगा यहाँ पे कि इन खेलों का शुभंकर मैस्कोट क्या रखा गया? नीरज नाम का एक खरगोश यहाँ का मैस्कोट रखा गया। ओलंपिक के बारे में आपको बताइए, अभी टोक्यो ओलंपिक आपने पढ़ा होगा, जो कि एक तरह से समर ओलंपिक थे। कौन से नंबर के? 32वें नंबर के। टोक्यो जापान में हुए, जिसका शुभंकर क्या था? मिराइतोवा। और पैरा ओलंपिक का था सोमाइती। अब अगले वाले समर ओलंपिक 2024 में होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे। अभी आपको होगी 2022 में भी तो हुए थे कोई ओलंपिक, तो हुए थे, लेकिन वो विंटर ओलंपिक थे। वो हुए थे बीजिंग चाइना में और उसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन। और उसके जो पैरा ओलंपिक है उसका था श्वेन रॉन रॉन। तो ये भी बातें ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 2022 में अपनी तरह की पहली 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग ये कहाँ पे शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा भारत में। तो ये होगी 2022 के अंत में। ये अपनी तरह की पहली 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग है जिसमें 12 टीमें होंगी। इसका आयोजन करेगा एलीट स्पोर्ट्स इंडिया। अच्छा मुझे बताइए, 2023 में जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे होंगे? ये भारत में होंगे। और 2023 में ICC मेंस वर्ल्ड कप ये भी भारत में होंगे। और इस साल के अंत में आपको बताएं फीफा वर्ल्ड कप भी होंगे कतर दोहा में। अच्छा मुझे बताओ, फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? चेन्नई में। पहली बार भारत में होंगे ये, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कहाँ पे? जो त्यागराज स्टेडियम है वहाँ पे। अभी 30 अप्रैल को ये शुरू हुआ, जो कि 3 मई को ख़त्म हो जाएगा।
और इसका उद्घाटन किया है हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये कहाँ पे शुरू हुआ? कर्नाटक में, कर्नाटक के बंगलुरु में, जिसका शुभंकर है, मैस्कॉट है वीरा। और इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा और पांचवा संस्करण भी होगा। चौथा होगा पंचकुला हरियाणा में और पांचवा होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर बताइए, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन बना? तो आंसर होगा जैन यूनिवर्सिटी। आपको पता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हुआ, कहां पे हुआ? कर्नाटक के बंगलुरु में। और एक और प्रश्न बन जाएगा, इसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट। तो आंसर होगा वीरा। तो इसमें विजेता कौन रहा? जैन यूनिवर्सिटी, ये बंगलुरु की है। इसने टोटल 20 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज है। टोटल देखोगे तो 32 मेडल है, लेकिन जो रैंक डिसाइड होती है वो गोल्ड के बेसिस पे होती है। तो 20 गोल्ड इसने जीते। सेकेंड नंबर पे रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसने 17 गोल्ड जीते। और थर्ड पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसने 15 गोल्ड जीते। अच्छा, यहां पे एक नाम और इंपॉर्टेंट है, जैन यूनिवर्सिटी के ही हैं तैराक, शिव श्रीधर उनका नाम है। उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर तैराकी में 7 गोल्ड जीते हैं, तो उनका नाम भी याद रखना। तो अब आपकी हो चुकी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये दूसरा संस्करण कवर। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस साल चौथा संस्करण और पांचवा संस्करण ये कहां पे होने? तो चौथा पंचकुला हरियाणा में और पांचवा भोपाल मध्य प्रदेश में। और अभी आपको याद होगा दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 ये कहां पे शुरू हुए थे? नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और अगर पूछा जाए, अभी अप्रैल की बात है, पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट ये शुरू हुआ था झारखंड के जमशेदपुर में। और आपको याद होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जो कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, उसको किसने जीता था? आईटीबीपी ने जीता था लद्दाख को हरा के। चलो एक प्रश्न आप ही के लिए छोड़ के जा रहा हूं, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ये कहां पे लॉन्च किया गया? बताओ, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता? तो आंसर होगा केरल ने। अच्छा देखो, एक प्रश्न तो यहां से डायरेक्ट स्टैटिक प्रश्न बन जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? 2-3 ऑप्शन दे देगा, फुटबॉल से है, हॉकी से है, क्रिकेट से है, इस तरह से। तो याद रखना, पहला तो ये फुटबॉल से इसका संबंध है। इस बार जो ये हुई, ये 75वां इसका एडिशन था जिसको जीत लिया केरल ने। याद रखना, केरल का ये 7वां संतोष ट्रॉफी खिताब है, मतलब 7 बार ये जीत चुका है। इस बार केरल ने किसे हराया या उप विजेता कौन रहा? पश्चिम बंगाल। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे केरल के कप्तान जीजू जोसेफ। और डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे तो इस तरह के प्रश्न में कई बार आपको बता चुका हूं, साथ में रिवीजन वाले वीडियोस में भी बता चुका हूं। तो अब मेरी बारी है, मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा। आप मुझे बताओ पहले तो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? इसका संबंध क्रिकेट से है, ये भी जान लो। जीता था तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। और इसी तरह से मैंने आपको याद करवाया था, यहां तो तमिलनाडु जीत गया, लेकिन एक जगह तमिलनाडु हार गया था। किसमें? विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 में। इसका संबंध भी क्रिकेट से है। यहाँ पे तमिलनाडु को किसने हराया था? हिमाचल प्रदेश ने। पहली बार जीता है हिमाचल प्रदेश से। और मुझे बताओ, यूरो कप 2020, यूरो कप इसका संबंध फुटबॉल से है, इसको जीता था इटली ने इंग्लैंड को हरा के। और पूछे कि कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021, इसको जीता था अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये कहां पे शुरू हुई? गोवा में। तो अभी 4 मई को ये शुरू हुई थी 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। कहां पे? गोवा में। और कब से कब तक? 4 मई से लेकर 15 मई तक। और इसी तरह का एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि अभी 12वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो कि अप्रैल में हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, उसको जीत लिया हरियाणा ने तमिलनाडु को हरा करके। और हॉकी की बात है तो एक नाम आपको जरूर याद होगा जो हमारे गोलकीपर भी हैं, PR श्रीजेश, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 इनको चुना गया था। अच्छा मुझे बताओ, अभी उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को किसने जीता था? भारतीय रेलवे ने आर्मी 11 को हरा के। ये भी भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके अलावा अभी पहली बार 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ये
हिमाचल प्रदेश में हुई थी 2022 में ही, जिसको लद्दाख ने जीत लिया। और लद्दाख हार गया था कहाँ पे? जो दूसरा नेशनल आइस हॉकी मेंस चैंपियनशिप हुआ था ना जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, वहां पे लद्दाख हार गया था और आईटीबीपी जीत गया था। और अगर पूछे मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो कि उड़ीसा में हुआ था, उसमें अर्जेंटीना जीत गया था और जर्मनी हार गया था। जर्मनी को तो हमने भी हराया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हरा के तो ब्रोंज लेकर के आए थे हम। अच्छा बताओ, FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला? VK पांडियन को। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन हॉकी के अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हैं, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। आप जानते ही 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा में होंगे। उड़ीसा में भी कहाँ पे? राउरकेला और भुवनेश्वर में। और आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला में ही बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किसने 2022 के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा रोनी ओसुलिवन। तो इंग्लैंड के स्नूकर प्लेयर हैं रोनी ओसुलिवन, जो एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। और इस तरह से ओसुलिवन ने ये 7वीं बार वर्ल्ड टाइटल जीता है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा बार इन्होंने नहीं जीता है। सबसे ज़्यादा बार जो वर्ल्ड टाइटल है ये जीतने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जॉय डेविस के नाम है। वे 15 बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तो प्रश्न में अगर आते हैं, प्रश्न में हमने कहा कि 2022 का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को किसने जीता? रोनी ओसुलिवन ने जीता। और इसी के साथ, वैसे इनकी उम्र कितनी है? 46 ईयर है। तो हम क्या कहेंगे कि इसी के साथ, इस टाइटल को जीतने के साथ ही 46 की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। और स्नूकर की बात है तो कुछ भारतीय नाम भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आदित्य मेहता। अभी फरवरी की बात है, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जो पुणे में हुई थी उसको इन्होंने जीता था, यानी कि मेंस टाइटल जीता था इन्होंने पंकज आडवाणी को हरा के। और वुमेन्स टाइटल जीता था विद्या पिल्लई ने। अच्छा, पंकज आडवाणी नाम अभी आपने सुना होगा। अभी 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 को इन्होंने जीता था, जो मार्च में हुई थी। कहाँ पे हुई थी भैया? दोहा कतर में हुई थी। अब दोहा कतर से कुछ याद आ रहा होगा आपको कि 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे ये कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में ही तो होंगे। तो इस तरह से चीज़ों को आप कोरिलेट करते हुए याद करोगे ना, तो चीज़ों को याद रखना आसान रहेगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो याद रखना ये सब। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। बढ़ते हैं अभी आगे। चलिए बताइए, अभी मई 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने एस्पेन्योल को हरा करके रिकॉर्ड 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीत लिया है। रियल मैड्रिड, देखो मैड्रिड आपको पता है ना किसकी कैपिटल है? स्पेन की। तो हम कहेंगे स्पेन की एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है ये, जिसने 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीत लिया। और अभी फुटबॉल से आपने पढ़ा था संतोष ट्रॉफी, 75वीं संतोष ट्रॉफी थी, इसको अभी जीत लिया केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा के। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर दोहा में होने, कई बार बता दिया मैंने आपको। लेकिन कुछ और प्रश्न इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? बायजूस बना। इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? लाइब, जो कि एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। और आपको याद होगा अदिदास ने इसके लिए एक फुटबॉल भी लॉन्च की है जिसका नाम रखा है अल रिहला, जिसका मतलब होता है एक यात्रा। और इस गेंद को पूरी तरह से पानी आधारित शाही और गोंद से बनाया गया है, जो अपने आप में पहली बार है। अच्छा बताओ, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ज्ञानी इन्फेनिटो हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में 24वें डेफ ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले। तो ये हुआ ब्राजील में। बताया था मैंने आपको डेफ ओलंपिक्स, या फिर इसे डेफ ओलंपियाड भी कहते हैं। जो डेफ यानी कि बधिर एथलीट होते हैं उनके बीच में ये प्रतियोगिता होती है, हर 4 साल में होती है ये। और जिस तरह से ओलंपिक्स के समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स होते हैं उसी तरह से ये भी होती है। अभी जो मई में ये हो रहे हैं ये समर वाले हैं, 1 मई से 15 मई तक। और विंटर वाले ये अगले साल होंगे 2023 में, वो कनाडा में होंगे। अभी समर वाले ये हो रहे हैं कहाँ पे? ब्राज़ील में। और अभी ये न्यूज़ में भी है। और अभी इसमें भारत ने 2 गोल्ड और 1 ब्रोंज जीता था। तो वो 2 गोल्ड किसने जीते थे? निशानेबाज हैं धनुष श्रीकांत, उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता। और दूसरा गोल्ड हमारी भारतीय बैडमिंटन टीम ने जीता था जापान को हरा करके। तो इतना याद रखना आप। बढ़ते आगे।
तो इस प्रश्न में आपको बताना है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना एमडी सीईओ बनाया, तो आंसर होगा अंशुल स्वामी को। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अब इसके नए एमडी सीईओ बन गए हैं अंशुल स्वामी। अच्छा, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली में आपको याद हो अगर, तो ये पहले कोऑपरेटिव बैंक था, सहकारी बैंक था, फिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या आएगा अगर आएगा तो, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने वाला पहला सहकारी बैंक कौन सा है। तो फिर आंसर करना शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश का सहारनपुर में। अच्छा बताओ, डीसीबी बैंक के अभी एमडी सीईओ कौन बने थे? मुरलीएम नटराजन बने थे। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने थे? अतुल कुमार गोयल बने। और यूको बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? सोमा शंकर प्रसाद बने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हमारे नए थल सेना उपाध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा बीएस राजू। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू यानी कि बग्गावली सोमशेखर राजू ये नए थल सेना उपाध्यक्ष वाइस चीफ बन गए हैं। अब इन्हीं से मिलता जुलता एक कंफ्यूज करने वाला नाम आपके सामने आएगा, डॉक्टर एस राजू का नाम। यह भी न्यूज में था। ये अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। तो कंफ्यूज मत होना, थल सेना उपाध्यक्ष तो हैं बीएस राजू और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर एस राजू। समझे मेरे राजू? बाकी अभी पूछा जाए, अभी हमारे नए आर्मी चीफ कौन बने? मनोज पांडे बन गए। और मनोज पांडे से भी मैंने आपको 3 मिलते जुलते नाम याद करवाए थे। एक तो मनोज पांडे हो गए, एक मनोज कटियार हैं, सैन्य अभियान के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने, और एक मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के पहले अभी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने थे, तो आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार। और इन्हीं के नाम के एक और व्यक्ति हैं जी अशोक कुमार, वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। वैसे आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं, नेवल डे नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हो और एयर चीफ मार्शल आपके कौन है? विवेक राम चौधरी है। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तरुण कपूर को। तो पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं ये तरुण कपूर, जिनको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और इनके अलावा हरि रंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो आंसर होगा डॉक्टर सुमन के बेरी। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कृष्णन रामानुजम बने। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसे सहकारिता मंत्रालय में सचिव बनाया गया? तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार ये वर्तमान में संसदीय मामलों के मंत्रालय में सचिव हैं। उन्हें देवेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर सहकारिता मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। अच्छा, इनके अलावा अलकेश कुमार शर्मा का नाम भी याद रखना, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार मंत्रालय में सचिव बनाया गया है अलकेश कुमार शर्मा को। वैसे हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? तो जो गृह मंत्री है ना, अमित शाह, उन्हीं के पास ये मंत्रालय है। बाकी आप जानते ही हो, नए थल सेना उपाध्यक्ष कौन बने अभी? बीएस राजू। और थल सेना अध्यक्ष तो हमारे मनोज पांडे हैं। और डॉक्टर एस राजू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अभी पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? धृति बनर्जी बनी थी, वो भी याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, इंग्लिश में बोलेंगे तो CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, किसे नियुक्त किया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि पहली बार इस पद पर किसी को नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा नंदू मूलचंदानी, और ये भारतीय अमेरिकी हैं, तो इसलिए भी ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? सुमंत सिन्हा। और अभी हज समिति के अध्यक्ष बने थे कौन? AP अब्दुल्ला कुट्टी। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, CBDT के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संगीता सिंह को। तो टैक्स मामलों को देखने वाले बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि CBDT, जिसकी अब नई चेयरपर्सन बन गई हैं कौन? संगीता सिंह।
ये इसका अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज लेंगी। और किसकी जगह आई है ये? जेबी मोहपात्रा की, जो अभी 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए। अच्छा, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? कृष्णन रामानुजम। इरडाई के अभी नए अध्यक्ष बने देबाशीष पांडा। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट कौन बने? टी राजा कुमार। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बन गए? नरेश कुमार बन गए। कहां पर है ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व? ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। इसके नए निदेशक बन गए नरेश कुमार। बाकी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने अभी? डॉक्टर सुमन केवेरी। और नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कृष्ण कुमार रामानुजम बने। अच्छा, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? विजय सांपला बने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनने वाली पहली अश्वेत महिला व एलजीबीटी समुदाय की पहली व्यक्ति कौन बन गई है? तो आंसर होगा करीन जॉन पियर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इन्होंने अभी करीन जॉन पियर को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के तौर पर नामित किया है। और इस तरह से वे इस पद पर आने वाली, यानी कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनने वाली पहली अश्वेत महिला और एलजीबीटीक्यू समुदाय की पहली व्यक्ति बन गई हैं। एलजीबीटीक्यू मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। अच्छा बताइए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी अभी? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला अभी कौन बनी थी, तो आंसर होगा माया एंजेलो। और अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो आंसर होगा एमी बॉर्नश्मिट। ये भी याद रखना नाम। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी भारतीय अभिनेत्री इस वर्ष जूरी के सदस्य के रूप में कान फिल्म समारोह में भाग लेंगी? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। अच्छा, पहले तो ये बताओ कौन से नंबर का है ये कांस फिल्म फेस्टिवल? 75वां है। तो अभी दीपिका पादुकोण को इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में चुना गया। और इसमें जूरी का नेतृत्व फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन कर रहे हैं, जिन्होंने 2015 में कांस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। ये वैसे नाम हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं है, हमारे लिए दीपिका पादुकोण का नाम इंपॉर्टेंट है, आप वही याद रखेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं या आप पूछो क्या दीपिका पादुकोण ऐसा करने वाली पहली भारतीय हैं, तो ऐसा नहीं है। इनसे पहले भी काफ़ी भारतीय आ चुकी हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात है 1982 की। 1982 में कांस में जूरी सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो आंसर होगा मृणाल सेन बनी थी। और चलो एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो फिर आप आंसर करना विद्या बालन। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किसने व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता? तो आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा ने। तो अभी प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी हैं ये चारुदत्त मिश्रा, और इन्होंने ही प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। तो किसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता ये याद रखें आप, तो हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। और ये उनका दूसरा व्हिटली अवार्ड है। इससे पहले 2005 में भी इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। आपको याद होगा पिछले साल 2021 में ये व्हिटली अवार्ड किसने जीता था? नुक्लू फॉर्म ने जीता था, जो कि नागालैंड से थे। याद आया आपको? और इस बार जीता है चारुदत्त मिश्रा ने हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। इतना सा याद रखना। अच्छा, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार कौन सा है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज। और ये 2022 का किसको मिला? प्रोफेसर विल्फ्रेड बुत्सर्ट को। बाकी अगर आपसे पूछूं कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता, तो आंसर होगा सर डेविड एटनबरो ने। और 2022 का प्रिट्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए? फ्रांसिस कैरे। ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है ना, इस पुरस्कार को वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए किसे पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अर्देशर बीके दुबाश। तो अभी मुंबई में पेरू के पूर्व मानद कौंसिल अर्देशर बीके दुबाश को पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक सम्मान, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ पेरू, जॉस जॉर्जियो पेज सोल्डन, ये नाम है उस सम्मान का, इससे सम्मानित किया गया है। किसे? अर्देशर बीके दुबाश को। अच्छा, मैंने अभी आपसे पूछा भी था ना, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो अब याद हो गया होगा आपको। बताओ किसे मिला? तो आंसर करना सर डेविड एटनबरो को। चलो एक नया प्रश्न आपसे पूछता हूं। अभी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया?
तो आंसर करना एम्बर ब्रैकन को, ये कनाडा की है और उनकी फोटो थी जिसका टाइटल है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, उसके लिए इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था। बाकी प्रित्जकर पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वास्तुकला के क्षेत्र का है ये पुरस्कार। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एक्चुअल में। किसे मिला? फ्रांसिस कैरेको, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले अफ्रीकी बने। नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा, ये अभी भी करा रहा हूँ, आगे भी कराऊंगा, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन जिसका नाम है सिटी ऑफ बर्ल मार्क्स, उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के शहर रियो दी जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन है जिसका नाम है सिटी ऑफ बुरले मार्क। तो अभी इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इस गार्डन में 3500 से ज़्यादा आपको पौधों की प्रजातियां मिलेंगी। इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है, लेबोरेटरी माना जाता है। और इस साइट का जो नाम है ये ब्राज़ील के एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट थे बुरले मार्क, उनके नाम पर रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों की डिज़ाइन ने उन्हें वर्ल्ड फेमस कर दिया था। वैसे ये 1985 तक तो उन्हीं का घर हुआ करता था। देखो, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल और प्रेसिडेंट है ज़ैर बोल्सोनारो। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल अभी कौन सा बना था, तो आंसर होगा गुजरात का धोलावीरा। और उससे पहले 39 नंबर का बना था रामप्पा मंदिर, यह है तेलंगाना में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में टोटल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं, तो आंसर कर देना 34। टोटल रामसर साइट कितनी है? 49 है। और टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मैंने आपको बता दी 40 है। और अगर आपसे पूछा जाए अमूर्त धरोहरें इंटेंजिबल साइट्स कितनी है, 14 है। और 14 नंबर की बनी थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, आपको याद होगा। तो इंटेंजिबल साइट्स तो है 14 और टेंजिबल साइट्स है 40। क्या अंतर होता है बता चुका हूं मैं आपको कई बार। इंटेंजिबल साइट्स मतलब वो जिन्हें हम हाथ से छू नहीं सकते, जैसे कि मेले हो गए, त्योहार हो गए, जैसे कि अभी हमने कहा दुर्गा पूजा, पूजा अर्चना हो गई, ठीक है, ये होता है। चलो एक प्रश्न का उत्तर और दो, अभी भारत में कहाँ पे जियो पार्क स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में किसे इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता चुना गया? तो आंसर होगा सिप्ला लिमिटेड को। तो अभी इंडियन फार्मा अवार्ड्स 2022 और इंडियन मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड्स 2022, इन अवार्ड्स को हमारी जो रसायन व उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा, उन्होंने खुद बांटे। और इसका आयोजन किया है फिक्की ने। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, यहाँ से 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे आपके कि अभी फिक्की के नए प्रेसिडेंट और नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो आप लोग बताइए कौन बने, मैं तो आपको कई बार बता ही चुका हूँ, देखते हैं आपको कितना याद है। बाकी इस प्रश्न में देखिए कि हमने कहा इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो सिप्ला को। और इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को। बाकी और भी अवार्ड्स हैं, उनकी लिस्ट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आप उन्हें देख सकते हैं। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी डीडी नेशनल के किस शो ने ENBA अवार्ड 2021 जीता? तो आंसर होगा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो डीडी नेशनल ने ENBA का मतलब हो गया एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स। तो इसके 14वें संस्करण में पालतू जानवरों के ऊपर एक शो आता है दूरदर्शन पे जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और उस शो ने ही ENBA पुरस्कार 2021 को जीत लिया। यह शो हर शाम को 7 बजे आता है, आधे घंटे के लिए। शो में क्या होता है, वैसे 2 विशेषज्ञों का पैनल होता है और लोग इनको फोन करते हैं और अपने पालतू जानवरों की देखभाल के बारे में, उनके भोजन, पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और पालतू जानवरों से संबंधित मतलब जो भी लोगों की क्वेरीज होती हैं वो फ़ोन करके इनको बताते हैं और ये उनका समाधान बताते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये है पूरा शो जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। इसी को मिला है ये अवार्ड, इतना याद रखना आप तो। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 को जीता? तो आंसर होगा सेसिल नदजेबेट ने। तो कैमरून के कार्यकर्ता हैं ये सेसिल नदजेबेट, जिन्होंने भी 2022 का वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 जीत लिया है। तो उन्होंने वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान जीता है। यह अवार्ड किसने दिया? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में।
तो इस प्रश्न में आपको बताना है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना एमडी सीईओ बनाया, तो आंसर होगा अंशुल स्वामी को। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अब इसके नए एमडी सीईओ बन गए हैं अंशुल स्वामी। अच्छा, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली में आपको याद हो अगर, तो ये पहले कोऑपरेटिव बैंक था, सहकारी बैंक था, फिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या आएगा अगर आएगा तो, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने वाला पहला सहकारी बैंक कौन सा है। तो फिर आंसर करना शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश का सहारनपुर में। अच्छा बताओ, डीसीबी बैंक के अभी एमडी सीईओ कौन बने थे? मुरलीएम नटराजन बने थे। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने थे? अतुल कुमार गोयल बने। और यूको बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? सोमा शंकर प्रसाद बने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो फिर आपको बताना है अभी किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया। तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड गोल्ड को लॉन्च किया है। ये एक अनूठा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसे वरिष्ठ नागरिकों को सरल, सहज और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्थापना होती है इसकी 1908 में। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है और इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया है। और इसके एमडी सीईओ है संजीव चड्डा। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। आपको याद होगा 2 बैंकों का विलय किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। बता सकते हो कौन कौन से बैंक है वो? विजया बैंक और देना बैंक। और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर कौन बनी थी? शेफाली वर्मा बनी थी। अच्छा मुझे बताओ, अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को किसने लॉन्च किया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अभी कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को किसने शुरू किया था? डीबीएस इंडिया बैंक ने। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम को किसने शुरू किया था? नाबार्ड ने। याद रखना ये सब, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, आरबीआई के अनुसार क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड जारी करने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास न्यूनतम कितना फंड होना चाहिए खुद का, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा 100 करोड़ रुपए। तो अभी आरबीआई ने नई गाइडलाइंस को जारी किया है जो बताती है कि अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, पहली बात तो वो आरबीआई की मंजूरी के बिना क्रेडिट या डेबिट कार्ड को जारी नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर वो ऐसा करना भी चाहे तो उनके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए का फंड होना चाहिए जो कि उनका खुद का हो, कस्टमर का नहीं हो। ऐसा नहीं हो कस्टमर के पैसे इकट्ठे करके बोल दे कि ये लो 100 करोड़ रुपए, नहीं, खुद का फंड होना चाहिए 100 करोड़ रुपए का। और ये जो नई गाइडलाइंस है ये कब से लागू होंगी? 1 जुलाई 2022 से। यहाँ पे तो आप आरबीआई के बारे में बात कर सकते हो कि आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? ये भी प्रश्न बन जाता है। यंग हिल्टन आयोग। गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। इतना याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने देश में सभी एमएसएमईज के लिए यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है। और इसका जो उपयोग है ये दूसरे बैंकों के ग्राहक भी कर सकते हैं। और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में एक है इंस्टा ओडी प्लस, जिसमें आपको 25 लाख रुपए तक का तत्काल यानी कि इंस्टेंट और पेपरलेस ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल सकती है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक से एक अच्छा प्रश्न बनेगा। इसके जो एमडी सीईओ हैं कौन? संदीप बख्शी। अभी इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। अभी इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को भी लॉन्च किया था। चलो मुझे बताओ, अभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड को लॉन्च किया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और अभी किस बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और अभी किस बैंक ने महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की? तो आंसर होगा फेडरल बैंक ने। याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस दिन को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो आंसर होगा 1 मई को। तो हमारे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, जिसके मंत्री कौन है वैसे? हरदीप सिंह पुरी। तो अभी इस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और उज्ज्वला दिवस समारोह की अध्यक्षता असम के डिब्रूगढ़ में की गई। अच्छा, 1 मई को ही क्यों?
क्योंकि उज्ज्वला योजना के बारे में आपको याद होगा, इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। अच्छा, ये तो हम लोगों ने बात कर ली उज्ज्वला योजना की। अगर पूछे आपसे कि उज्ज्वला योजना 2.0 ये कब और कहां से लॉन्च की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से। अच्छा, हम आगे और भी प्रश्न पढ़ेंगे कि 1 मई को और कौन कौन से डे मनाए जाते हैं, लेकिन अगर अभी आपको याद है तो इसे पॉज करके कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ और खुद से चेक करो कि आपको याद है कि नहीं है। डेली करंट अफेयर्स में तो आप पढ़ ही चुके हो। अभी हम बढ़ेंगे आगे। तो फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर्स डे भी आप बोल दीजिए। 1 मई को मनाया जाता है, इसको ये याद रखना। वैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखो, इसकी स्थापना होती है 1919 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब इसके अध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अध्यक्ष अभी नए बने हैं, तो यहाँ से आपका एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन भी क्लियर होगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा गिलबर्ट होंगबो। पहले गाय राइडर थे, अब नए आ गए गिलबर्ट होंगबो। और वैसे तो ये इस अध्यक्ष पद पर आने वाले 11वें व्यक्ति हैं, लेकिन हम यूँ भी कह सकते हैं ये इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी भी है। टोंगो देश के हैं ये। अच्छा, मुझे बताओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, कब मिला था? 1969 में। ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? तो वैसे तो ये हर साल मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो इस बार आप 2022 में देखोगे तो मई का पहला रविवार ये 1 मई को ही पड़ रहा है, तो हम इसे कब मना रहे हैं? 1 मई को। इसलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, इस बार 1 मई को 3 डे हम लोगों ने मनाए। कौन कौन से रिवाइज कीजिए फिर से। ये तो एक तो वर्ल्ड लाफ्टर डे हो गया, एक लेबर डे हो गया, और एक उज्ज्वला दिवस हमने पहली बार मनाया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर आप लोग बताइए, विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। ट्यूना एक प्रकार की मछली है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो टूना है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, सोर्स होता है, क्योंकि टूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और कई सारे मिनरल्स जैसे समृद्ध गुण होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ओवर फिशिंग या कह दें अवैध फिशिंग के कारण ट्यूना मछली की आबादी में 97 परसेंटाइल से अधिक की गिरावट आई है। तो इसीलिए ट्यूना को विलुप्त होने से बचाने के लिए, इसके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूना डे। कब? 2 मई को। याद रखना ये, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 3 मई को। याद रखना, हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है, और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है कि मीडिया स्वतंत्र होकर के काम करे, किसी के दबाव में आकर के काम न करे। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की थीम क्या है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। और देखो, मैंने आपको बताया था, प्रेस की जब भी बात आती है तो आपको याद होना चाहिए, भारत में भी एक प्रेस डे मनाया जाता है, नेशनल प्रेस डे। वो कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? अवीक सरकार। और इसी से संबंधित 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको और याद करवाए थे कि अभी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने? मोहित जैन बने। और अभी जनवरी की बात है, मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दानिश सिद्दीकी को। और जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का भी अवार्ड मिला इन्हें। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी तो होता है, और उम्मीद करूंगा आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर भी देखते होंगे, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही सही आगे चल करके। लेकिन अगर आपको याद है कि भारत की रैंक उसमें क्या है, टॉप पे कौन है और उस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। फिर आगे जाकर के हम देखेंगे कि आपका उत्तर राइट है या रॉन्ग है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मई को। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है, और ये उन अग्निशामक विशेषज्ञों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है। तो ये डे आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मई को। देखो, फिक्स नहीं होता, ये मई के पहले मंगलवार को इसको मनाया जाता है। तो 2022 में हम इसे 3 मई को मना रहे हैं। थीम क्या है? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। और इसी तरह से
कुछ और रोगों को लेकर के, डिजीज को लेकर के डेज आपको याद होने चाहिए, जैसे कि एड्स डे हो गया 1 दिसंबर को मनाते, मलेरिया डे हो गया 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। टीबी डे ये होता है 24 मार्च को। अभी आपने कहा अस्थमा डे, अभी हमने 3 मई को मनाया। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस यानी कि इंटरनेशनल नो डाइट डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 मई को। तो 6 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसको मनाने का उद्देश्य क्या है कि बॉडी शेमिंग मतलब मोटापा, बढ़ता वजन, कमजोरी, चर्बी जैसी समस्याओं को छोड़ करके अपने प्रति प्यार, सेल्फ लव करें आप लोग, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। और डाइट मतलब आहार से याद आएगा फूड, फूड से भी 2 डे आपको याद आएंगे, वर्ल्ड फूड डे और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। और फूड से एक पुरस्कार आपको याद होगा, विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 का मिला था शकुंतला थिल्स्टेड को। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 मई को। तो 5 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे इसकी थीम क्या है? सुरक्षा के लिए एकजुट हों और अपने हाथों को साफ करें, यूनाइट फॉर सेफ्टी एंड क्लीन योर हैंड। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की? तो आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने ये मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया है। अब है क्या इसमें? तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे इस योजना के अंतर्गत। मितान का मतलब होता है मित्र या दोस्त। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने ही कौशल्या मातृत्व योजना भी शुरू की थी, जिसमें क्या होता है दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। और अभी आपको याद होगा हमारे देश का 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का ही है। छत्तीसगढ़ का तो ये 4था टाइगर रिजर्व है। और वैसे लेमरू हाथी अभ्यारण्य ये भी आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। और यहाँ पे एक नृत्य है पंडवानी नृत्य, काफी फेमस है और इसकी पहली महिला कलाकार है तीजन बाई। और एक कंफ्यूजिंग वाला त्योहार और है, एक होता है हरेली त्योहार और एक होता है हरेला उत्सव। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसे ध्यान से सुनना। हरेली त्योहार तो छत्तीसगढ़ का है और हरेला उत्सव उत्तराखंड का है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवला योजना शुरू की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया, जीवला योजना किसने शुरू की? महाराष्ट्र ने। अब इसमें होगा क्या या ये किसके लिए है योजना? तो महाराष्ट्र के जेलों में जो कैदी है उनके लिए है ये योजना। तो इसके तहत जो कैदी होंगे वो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन हर कैदी को नहीं मिलेगा ये लोन, उसी कैदी को मिलेगा जो 3 साल से ज्यादा की सजा काट रहे हैं। और जब उन्हें लोन लेंगे तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा। कितना ब्याज? 7% का ब्याज। लेकिन लोन लेने के एवज में किसी गारंटी की आवश्यकता उन्हें नहीं होगी, मतलब कोई मकान के कागजात या किसी चीज़ के कागजात गिरवी रखने नहीं पड़ेंगे। ये इसका फायदा हो जाएगा। और सबसे पहले इसे पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में शुरू किया गया, बाकी भी राज्य की और जेलों में इसे शुरू कर दिया जाएगा। देखो मराठी में जीवला का मतलब होता है स्नेह या प्रेम। तो 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। जीवला योजना महाराष्ट्र ने शुरू की, कैदियों को लोन देने के लिए है ये योजना। कितने का लोन? 50,000 रुपए का लोन, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी अप्रैल 2022 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो आंसर होगा ऑपरेशन सतर्क। तो अभी 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन सतर्क चलाया, जिसका उद्देश्य क्या है? रेल के माध्यम से अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकना। और इसी तरह से आपको याद होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अवैध टिकटिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन उपलब्ध। और ऑपरेशन आहत क्या है? मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसे शुरू किया था, ऑपरेशन आहत नाम है। और ऑपरेशन अमानत रेल यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने इस मिशन को शुरू किया था, ऑपरेशन अमानत। और ऑपरेशन परिवर्तन क्या है? भांग की खेती को खत्म करने के लिए अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन चलाया था।
और ऑपरेशन देवी शक्ति आप जानते हो, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। और उसी तरह से यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ये कुछ और भी ऑपरेशंस हैं, इनको ध्यान रखना। बाकी हमारे रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव हैं, पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अमित शाह अनि भजापची वच्चल नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने। तभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ही गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लिखी गई एक मराठी पुस्तक है उसको रिलीज किया है। इस बुक का नाम है अमित शाह अनि भजापची वच्चल। और ये जो बुक है ये मराठी संस्करण है एक बुक का जिसका नाम है अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, जिसको लिखा था दो जनों ने। एक का नाम है डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और एक है शिवानंद द्विवेदी। तो इसी बुक का मराठी संस्करण है ये अमित शाह अनि भजापची वच्चल। और इसका मराठी संस्करण किया किसने है? तो डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने। बाकी आपको पता है द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा? राजेश तलवार ने लिखा। और एक बंगाली लेखक का नाम आपको याद होगा जिन्हें 2022 का ओ हेनरी पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है? अमर मित्रा। उन्हें उनकी शॉर्ट स्टोरी गांव बूरो के लिए ये ओ हेनरी पुरस्कार मिला था। अच्छा यूं बताओ, किस भारतीय लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास है उनका जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो उन भारतीय लेखिका का नाम है गीतांजलि श्री। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रशीद किदवई ने। लेखक और पत्रकार हैं रशीद किदवई, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका पूरा नाम क्या है? लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर वो इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। मतलब ये जो बुक है 50 ऐसी हस्तियों की कहानियों का कलेक्शन है जिन्होंने भारत की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस्ड किया है, प्रभावित किया है। इसकी प्रस्तावना, इस बुक की प्रस्तावना शशि थरूर ने लिखी है। और आपको याद होगा अभी नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नाम की बुक को लिखा था विनोद रॉय ने। और बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नाम की बुक को लिखा है आलोक चक्रवाल ने, जिस बुक को अभी हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। और नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष हैं हरीश मेहता, इन्होंने भी एक बुक लिखी है द मैवरिक इफेक्ट। वैसे नेस्कॉम से भी एक प्रश्न बनेगा करंट अफेयर्स का कि अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? कृष्णन रामानुजम बन गए। किसकी जगह आई ये? रेखा मेनन की, जो अभी तक नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अब बन गए हैं कृष्णन रामानुजम। और अभी आपको एक डे याद होगा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। उसकी थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। यहां से एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि अभी किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। इतना आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 150वें स्थान पर रहा है टोटल 180 देशों में से। तो भारत तो 150वें पे है। सबसे लास्ट में कौन है? नॉर्थ कोरिया है। फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे है। सेकंड पे डेनमार्क है और तीसरे पे है स्वीडन। पिछले साल भारत की रैंकिंग क्या थी? 142, और इस बार और गिर गई है और 150 हो गई है। और हमने कहा इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो याद रखना, एक तो टॉप पे नॉर्वे है, भारत 150 पे है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने लॉक्ड शील्ड 2022 साइबर रक्षा अभ्यास जीत लिया? तो आंसर होगा फिनलैंड ने। आपको याद होगा हमने पढ़ा था नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन किया था जिसे कहते हैं लॉक्ड शील्ड। कहाँ पे किया था बताओ? एस्टोनिया में। उसमें 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और उनमें से विजेता रहा फिनलैंड। अच्छा, फिनलैंड से आपको याद आएगा अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें टॉप पे फिनलैंड ही था। भारत तो 136 नंबर पे था। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है सना मारेन। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किस राज्य का मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल दिया गया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में है। और अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में,
सन 2018 में ये जो गांव है जहाँ पे ये स्टेशन है, इस गांव का नाम मियाँ का बाड़ा था, लेकिन उसका नाम बदल करके महेश नगर कर दिया गया और अब इस स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे किया गया। हरियाणा का हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया। अभी हमने पढ़ा था कर्नाटक का जो शिवमोग्गा हवाई अड्डा है उसका नाम वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा जाएगा। तो ये चीज़ें भी याद रखना। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था। पाताल पानी रेलवे स्टेशन ये भी मध्य प्रदेश का है, इसका नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया। और उत्तर प्रदेश का मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया। मध्य प्रदेश का भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो किया गया। और हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस किया गया। कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पे रखा गया। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं, इनको आप ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए बताइए, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम है आहार 2022, इसका आयोजन स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो आहार 2022 नाम से एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। एक तो ये याद रखना कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। और किसने किया? तो एपिडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, इसकी फुल फॉर्म हो गई है। ये चला 26 अप्रैल को शुरू हुआ और 30 अप्रैल तक चला ये, और ये इसका 36वां संस्करण था। अच्छा, मुझे आप बता सकते हो क्या अभी दिल्ली सरकार ने अपना एक शिक्षा गीत लॉन्च किया था, क्या नाम है उसका? इरादा कर लिया है हमने। अभी दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन ये भी नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया था। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि प्रधानमंत्री म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। उसके अलावा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 ये भी कहाँ पे आयोजित किया गया था? दिल्ली में ही। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बना? तो आंसर होगा दिल्ली में। और दिल्ली पुलिस ने अभी उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और देश का पहला स्मॉग टावर ये भी कहाँ पे लगा? दिल्ली में लगा। अच्छा, भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा, ये बताओ आप। तो ये प्रश्न चलिए आप ही के लिए रखता हूँ मैं, बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा समूह ने किसके साथ एयर इंडिया का विलय करने का फैसला किया? तो आंसर होगा एयर एशिया। तो अभी टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए एयर एशिया में एयर इंडिया का विलय यानी कि मर्ज करने का फैसला किया है। अच्छा, एयर इंडिया की बात है तो आप मुझे बताओ कि अभी एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बने थे? एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के अभी फिर से चेयरमैन बन गए। और एन चंद्रशेखरन अभी टाटा डिजिटल के भी अध्यक्ष बने थे। वैसे अभी टाटा ग्रुप ने अपना एक नया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है, क्या नाम है? न्यू। और अभी TCS के फिर से MD CEO कौन बन गए? राजेश गोपीनाथन बन गए। और टाटा स्टील के CEO का नाम क्या है? TV नरेंद्रन है। अच्छा बताओ, CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था किसने? टाटा स्टील ने। वैसे टाटा स्काई का नाम बदल के टाटा प्ले कर दिया गया है। और रतन जी टाटा का नाम आपको याद होगा, 2 प्रश्न इनसे याद रखो, इनकी जीवनी आने वाली है। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको लिखा किसने है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और अभी कौन सा भारतीय राज्य है जिसने रतन टाटा जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? तो आंसर होगा असम। सम्मान का नाम है असम वैभव। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 और 2023 के IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। अच्छा, सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पर कौन रहे? जमशेदजी टाटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स बताए मैंने आपको रिलेटेड टू टाटा, जो भी न्यूज़ में रहे थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे।